हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस के बारे में। देखिए, 230 रुपए का शेयर है। जहां मार्केट बढ़िया रौनक दिखा रहा था आज के दिन में, वहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस में तकरीबन 3% की गिरावट देखने को मिली है। कल इंडिया बुल्स हाउसिंग फिनांस के फाइनेंस Q2 के रिजल्ट्स भी सामने आए थे और वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्या डुबाने वाला शेयर है या यहां से आपको बड़ा मुनाफा कमाने वाला शेयर है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 230 रुपए का शेयर। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर में 3.5% की हमें यहां पर गिरावट देखने को मिली है। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आप देखेंगे तो 250 रुपए के ऊपर था, टूट के 210 पे आया, वापस तेजी बनाई और उसी लेवल के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वापस से ये टूट कर नीचे आ रहा है। एक साल के अंदर देखे तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में तकरीबन 35% का ग्रोथ जरूर आया है। लेकिन ग्राफ अगर आप देखेंगे तो एक चीज पता चलेगी कि तेजी की तरफ शेयर भागता जरूर है और 250 रुपए से टूटा था, दोबारा ऐसी रफ्तार पकड़ी कि शेयर 300 रुपए से ऊपर निकल गया और ये वो लेवल से जब शेयर 160 180 के आसपास था, तब डेफिनेटली मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं। कंपनी ने HDFC के साथ भी एक डील साइन करी है। इसके अलावा ग्रो को भी इन्होंने अपना बिजनेस बेचा हुआ है जिसे पैसा इनको मिला है और शेयर भाग गया। और उस वक्त राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करी थी। तो इन सारी चीजों का मिला जुला भैया अच्छा रिस्पॉन्स था, जो सेंटिमेंट था वो काफी अच्छा था मार्केट का और शेयर भाग गया। और डेफिनेटली मेरी 160 180 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर 270 के ऊपर निकल जाए तो बेच के निकल जाइएगा। और 270 क्या भैया, 300 रुपए से ऊपर निकल गया था। बाद में कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे और हर बार मैंने एक ही चीज कही है कि 250 रुपए से ऊपर इसको कभी भी नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि 250 रुपए का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। उस चीज को याद रखिए। और हर बार हुआ भी है, उसी के आसपास पहुंचकर ये टूटा भी है। इस बार भी उसी के आसपास पहुंचा था, वापस टूटा। और जो खरीदारी का लेवल मुझे पसंद आता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, वो 200 रुपए के नीचे है। ठीक है, पहली चीज भैया, मैं 200 रुपए से महंगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को नहीं खरीदूंगा। और दूसरी बात ये कि मैं यहां पर ये नहीं सोचूंगा कि मेरा 200 रुपए का निवेश, मतलब 200 रुपए के नीचे अगर मैं खरीदता हूं तो फिर मैं 300 रुपए की एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा पहुंचने की। मैं 250 पे इसको निकाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि 250 रुपए एक बड़े रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पर। वहां से ये हर बार टूटा है, करेक्ट हुआ है। और दूसरी बात ये कि 200 रुपए के नीचे ही खरीदारी के मुझे मौके नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखा जाए तो शेयर में गिरावट है। एक्चुअल में देखा जाए तो एक बड़ी रफ्तार आई जरूर थी, 1400 रुपए के आसपास शेयर पहुंचा था, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये टूट रहा है। कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगे थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, और उसके बाद कंपनी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं रही है। हाँ, एक बड़ी रफ्तार हमने देखी जरूर 2013 से लेकर 2018 के बीच में, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी गिरावट भी हमने देखी है और ये गिरावट वाकई में बड़ी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भले ही राकेश झुनझुनवाला जी का निवेश है, लेकिन उसको ये नहीं मानना चाहिए कि भैया हम भी खरीद ले। ठीक है, उनका निवेश DHFL में भी था और भी कई सारी कंपनीज है जिसमें इनका निवेश था, लेकिन मिड कैप शेयर है ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। 10,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का परफॉर्मेंस जानना जरूरी है कि भैया कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, और Q2 के जो रिजल्ट्स आए हैं वो उसको समझने में हेल्प भी हमारी करेंगे। यहां पर Q2 में देखा जाए तो भैया प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन जरूर है। 285 करोड़ के आसपास का इनको प्रॉफिट हुआ है Q2 में, जो देखा जाए तो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। यहां पर कम है क्योंकि पिछले साल 323 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 323 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। और देखा जाए तो इस कंपनी के साल दर साल के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों ही टूट रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत नहीं है इस कंपनी के लिए। दूसरी ओर कंपनी कोशिश कर रही है कि भैया पैसा कहीं ना कहीं से जुटाने की कोशिश करे और काफी लोगों के साथ टाई अप भी कर रही है कंपनी।
देखते हैं कि कंपनी किस तरीके से पैसा जुटा पाती है, और दूसरी बात है कि कंपनी में जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है इससे उभर पाती है कि नहीं, वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा। वॉल्यूम्स अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम ट्रेड नजर आ रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 21.69% है, बहुत बड़ी बिक वाली एफआईएल्स ने करी है, म्यूचुअल फंड ने करी है, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी करी हुई है। 27.13% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पिछले क्वार्टर में 33.63% की होल्डिंग थी, हुआ करती थी। एफआईएल्स लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी लगातार अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। 2.95% की होल्डिंग 2.44%, और ये भी एक ही क्वार्टर में हुआ है ये, ठीक है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो डिविडेंड पे कर रहा है, आपको 9 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग खरीदने की, सॉरी बेचने की बात करें, 79% लोग खरीदने की सलाह यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज अगर हम देखें, जैसे कि मैंने कहा कि 2020 और 21 में लगातार इनके रेवेन्यू कम हुए हैं। 17,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो अब 10,000 करोड़ से भी कम देखने को मिल रहे हैं 2021 में। और प्रॉफिट पे अगर हम नजर करें तो भैया प्रॉफिट जो पहले 4,000 करोड़ का हुआ करता था, अब वो 1,200 करोड़ पे सिमट के रह गया है। और इवन अगर हम Q1 और Q2 की प्रॉफिट की बात करें तो Q1 और Q2 का जो प्रॉफिट है वो 600 करोड़ भी नहीं हुआ है, मुश्किल से 550 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसी तरीके से अगर चलता रहा तो 2022 के प्रॉफिट भी लगातार कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, 1100 करोड़ में सिमट के रह सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए प्रॉफिट में और रेवेन्यू में, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन कंपनी अभी भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। 8.78 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 28 का है। खरीदने का अभी भी सही मौका है, ये कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं है ये कहना। कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, अच्छा डिविडेंड पे कर रहा है ये शेयर। लेकिन देखो एक चीज मैं हमेशा कहूंगा कि देखो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, डेफिनेटली ये कंपनी एक वक्त की दिग्गज कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिचुएशन को समझो, कोरोना के बाद वो वी शेप रिकवरी अभी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और जो खरीदारी का मुझे लगता है कि मौका जो है खरीदारी का, वो एटलीस्ट 200 रुपए से ऊपर तो नहीं ही है। 200 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन 200 रुपए से ऊपर मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। और दूसरी बात, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि खरीद के भूल जाओ, जी नहीं भैया, इसको भूलना नहीं है। खरीद के पता चला कि भूल गए और बाद में कुछ रिटर्न मिला नहीं आपको यहाँ पर, तो खरीद के भूलना नहीं है, बल्कि जब भी आपको प्रॉफिट हो जाए यहाँ से एग्जिट कर लो। 200 के नीचे खरीदो, 250 के आसपास बेचो और निकल लो यहाँ से। ज्यादा लालच करने जाओगे तो वापस आपको 200 पर लाके पटक देगा ये। तो यही कहूंगा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली कंपनी कोशिश कर रही है अपने आप को बचाने की, सरवाइव करने की खुद को, लेकिन अभी भी उस तरीके का एफर्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। और कंपनी के रेवेन्यू अभी भी बढ़े नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट अभी भी बढ़े नहीं है, तो पहले वो भी होना ज़रूरी है। तो अगेन कहूँगा, आंख बंद करके भरोसा मत करिए यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर, थोड़ा सतर्क जरूर रहिए। मौके जरूर मिलने वाले हैं नीचे के लेवल पर बाइंग के, लेकिन ऊपर के लेवल पर बाइंग की गलती नहीं करनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।